हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बड़ी आपकी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक जानकारी जो एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जॉब हासिल करने के लिए आपके पास होनी चाहिए कि आंगनवाड़ी जो सुपरवाइज़र होती है, जब वो सुपरविज़न के लिए जाती है तो आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचकर उनको क्या करना होता है, किस किस चीज़ों को विशेष ध्यान उनको देना होता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि आंगनवाड़ी जो सुपरवाइज़र हैं, उनके पास मिनिमम 25 आंगनवाड़ियाँ उनको प्रोवाइड की जाएँगी, जिनकी निगरानी रखने का काम उनका रहेगा। उन आंगनवाड़ियों पे कैसी क्या क्रियाएँ हो रही हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है, ये सब कुछ उनको देखना होता है। डे बाय डे डिसाइड कर लेती हैं कि एक दिन में वो कितनी विज़िट कर सकती हैं, कभी-कभी 3 विज़िट, कभी 4 विज़िट, ऐसी आस-पास की आंगनवाड़ियों को कवर करते हुए उनको जाना होता है। तो हम देखते हैं क्या-क्या करना होता है। एक सुपरवाइज़र जब आंगनवाड़ी केंद्र पर जाती है, तो सबसे पहले वो चेक करती है कि आंगनवाड़ी में उनकी कार्यकर्ता और उनकी जो सहायिका है, दोनों उपस्थित हैं या नहीं। और उपस्थित हैं तो उन्होंने प्रॉपर अपनी यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है या नहीं, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म से ही कार्यकर्ता और सहायिका की पहचान होती है। तो यूनिफ़ॉर्म उन्होंने पहना है या नहीं, ये वो चेक करेंगी। इसके बाद उनका सेकंड काम होता है आंगनवाड़ी में बच्चे उपस्थित हैं या नहीं। सभी को पता है कि आंगनवाड़ी जो होती है वो बच्चों के लिए ही स्पेशली खोली गई है, तो बच्चे वहाँ पर प्रॉपर हैं या नहीं, है ना। एक टाइम लिमिट तक 12 बजे तक मिनिमम बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर होने चाहिए। 12 के बाद मान सकते हैं बच्चे चले जाते हैं, लेकिन 12 बजे तक उनको उपस्थित होना ज़रूरी होता है। तो आंगनवाड़ियों में बच्चे की उपस्थिति सबसे पहले सुनिश्चित करेंगी है या नहीं है, या आ रहे हैं तो कितने बच्चे आ रहे हैं। अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उनके पास अपने वार्ड में जितने भी बच्चे हैं उन सब की लिस्ट होती है कि इस वार्ड में इतने बच्चे हमारे उपस्थित हैं। वार्ड में, आंगनवाड़ी में नहीं, मतलब वार्ड में जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं, हमारे पूरे क्षेत्र में 100 बच्चे हैं। कितने साल से कितने साल तक के, 3 साल से 6 साल तक के, जो कि बच्चे रोज़ खाना खाने के लिए आते हैं आंगनवाड़ी में, तो इतने बच्चे हैं और उनको शाला पूर्व शिक्षा जिनको हमको देनी होती है। ये तो हो गई कि वार्ड में कितने बच्चे उपस्थित हैं। अब एक लिस्ट होगी कि इन बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो कि डेली आंगनवाड़ी आते हैं और अनौपचारिक शिक्षा भी लेते हैं प्लस खाना भी खाते हैं। मध्याह्न भोजन जो है आपका लेते हैं खाना, ठीक है। तो ये लिस्ट उनके पास होती है। अब जो रिमेनिंग बच्चे हैं जो कि आंगन वार्ड में तो मौजूद हैं, लेकिन आंगनवाड़ी आना वो पसंद नहीं करते हैं या आते नहीं हैं, तो जो सुपरवाइज़र हैं वो जानकारी देती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कि इतने बच्चे जो नहीं आ रहे हैं वो किस रीज़न से नहीं आ रहे हैं। क्या खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या अनौपचारिक शिक्षा वो लेना नहीं चाहते, या फिर वो स्कूल जाने लगे हैं। तो ये जानकारी भी उनको चाहिए होती है, ठीक है। ये वो चेक करेंगी। इसके बाद वो खाने की गुणवत्ता भी चेक करती हैं कि आंगनवाड़ी में जो खाना आ रहा है वो कैसा है, वो पोषण से भरपूर है या नहीं है, या उनकी गुणवत्ता ऐसी है कि बच्चे उसे चाव से खा सकें। तो ये सारी चीज़ें एक सुपरवाइज़र को देखनी होती है। साथ ही साथ इसके अलावा हमारी जो सुपरवाइज़र्स हैं जब वो विज़िट के लिए आती हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो रजिस्टरों का संधारण किया जाता है, तो वो चेक करती है कि प्रॉपर एंट्री हो रही है नहीं, बच्चों की उपस्थिति डेली लग रही है नहीं। वज़न रजिस्टर वो चेक करेंगे कि बच्चों का वज़न जो है वो चेक ठीक से फ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी हाइट ली जा रही है या नहीं, वो सब चेक करती हैं। या उन्हें कुछ डाउट होता है तो वो बच्चे को सामने बुलाकर भी अपनी आँखों के सामने भी वज़न चेक कर सकती हैं कि इसका जो रजिस्टर पे वज़न है और जो एक्चुअल वज़न है वो डेटा मैच हो रहा है या नहीं। तो ये सब थोड़े-से काम है जो उनको करने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई वार्ड में बच्चा कुपोषित है, जो बच्चा है उसकी उम्र जितनी है उस हिसाब से उसका वज़न है या नहीं, उसकी हाइट है या नहीं, ये सब भी उनको चेक करना होता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी योजनाएँ हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है या फिर लाडली लक्ष्मी योजना है, जो बच्चों से संबंधित है, गर्भवती माताओं से संबंधित है, इसका भी डेटा उनको लेना होता है कि हमारे वार्ड में कितनी हितग्राही हैं जो इस योग्य हैं कि उनका मातृत्व वंदना फॉर्म भरा जा सके, और कितनों के भरे हैं और कितने किस रीज़न से छूट गए हैं। कई रीज़न्स होते हैं, जैसे महिला जो है उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो इसमें लगने चाहिए, है ना? अलग स्टेट की हैं, उनके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो छूट जाते हैं कई बार। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो महिला है स्वयं गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर इसको इसका लाभ नहीं मिलता है, तो उनको फिर डेटा देना होता है कि इनका इस कारण से नहीं भर पाया। तो वो सुपरवाइज़र अपने पास डेटा रखती है कि इस वार्ड में ये महिला है, ये पात्र, मतलब इनका भरना चाहिए लेकिन इस रीज़न से इनका नहीं भर सका। ऐसे ही हमारी लाडली लक्ष्मी योजना का रहता है, कितनी बच्चियाँ वार्ड में हैं जो पात्र हैं, जिनका होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से नहीं भर पाया। उसमें भी रीज़न्स होते हैं, जैसे माँ-बाप ने बच्चे का, जैसे सेकंड बच्ची है, दूसरी बच्ची है, जिसका कंडीशन होती है कि माता को जो है
नसबंदी का ऑपरेशन कराना होता है तभी उसका फॉर्म भरता है। तो नहीं कराया माता ने और 1 साल से ऊपर बच्ची हो गई तो नहीं भर पाता, फिर 1 साल ही रहता है इसमें, 1 साल के अंदर आपको पंजीयन कराना होता है लाडली लक्ष्मी में। अब 1 साल से ऊपर हो गया, फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया तो नहीं हो पाता, फिर छूट जाता है वो केस। इसके अलावा माता-पिता अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो भी बच्ची का नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक सुपरवाइज़र के पास होती हैं जानकारी कि इस वार्ड में इस रीज़न से इनका फॉर्म हम नहीं भर पाए। तो ये जो बेसिक काम है ये उनके होते हैं सुपरवाइज़र के, जो उनको करना होते हैं, देखना होते हैं और विज़िट के दौरान इन सब चीज़ों का निरीक्षण करना होता है। तो बहुत बढ़िया काम है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। कोऑर्डिनेशन से आपस में और कई चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। विज़िट करना ही इसमें मेन रहता है, विज़िट आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से काम निकालना होता है, काम करवाना होता है। काम सारा करेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन सुपरवाइज़र को उनसे डेटा भी लेना है, प्लस उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना होता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है काम करने के दौरान, तो सुपरवाइज़र का काम होता है उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने का, कि किस रीज़न से आपका काम नहीं हो पा रहा है। कई बार होते हैं पेरेंट्स जो है बच्चों को नहीं भेजते हैं अनौपचारिक शिक्षा के लिए या आंगनबाड़ी में खाने के लिए, बच्चा कुपोषित है लेकिन माता-पिता नहीं भेज रहे हैं बच्चों को, तो फिर ऐसे में सुपरवाइज़र को ही आगे आना होता है, पर्सनली माता-पिता से मिलना होता है और उन्हें समझाइश देनी होती है कि अगर वो आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजते हैं तो उनका कुपोषण दूर हो सकता है। बच्चे अनौपचारिक शिक्षा कर लेते हैं तो जब वो प्रथम कक्षा में जाएँगे, पहली कक्षा में जाएँगे, तो उनके लिए जो बेसिक शिक्षा होती है, वो ऑलरेडी वो ले चुके होंगे, तो उनको समझने में आसानी होगी, उनका दिमाग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि वो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में एडमिशन ले सकें और पढ़ाई अपनी कर सकें। तो यहाँ पर भी सुपरवाइज़र को आगे आना होता है। साथ ही साथ इसके अलावा उनकी जो टाइमिंग, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि टाइमिंग क्या रहती है? आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जो टाइमिंग है, नॉर्मल जो गवर्नमेंट टाइम होता है 10 से 5 वही टाइम रहता है। इसमें पहले ऑफ़िस में जाके रिपोर्टिंग देनी होती है कि हाँ, हम ऑफ़िस आ चुके हैं। इसके बाद अपना जो भी थोड़ा बहुत काम है वो करने के बाद जो सुपरवाइज़र्स हैं वो विज़िट के लिए निकल जाती हैं। विज़िट करेंगी और विज़िट करने के बाद जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, लाइक लगभग 2 बजे के लगभग उन्हें वापस ऑफ़िस आना होता है और इसके बाद जो जानकारी उन्होंने वहाँ से कार्यकर्ताओं से ली है, जितनी केंद्र पर भी गई थी, उन सारी जानकारी को एक मतलब मर्ज करके उनको करना होती है और मंथ के एंड तक सारी जो जितनी भी विज़िट की है उन्होंने, तो उस सारे डेटा को मर्ज करना होता है कि मेरी 25 आंगनवाड़ियों में कितने कुल कुपोषित बच्चे हैं, कितने मातृत्व वंदना फॉर्म भरे गए हैं, कितने लाडली लक्ष्मी के फॉर्म भरे गए हैं। ये सारा उनको डेटा जो है एक अपने पेज पर एक गोशवारा बनाकर रखना होता है ना? तो ये काम होते हैं सुपरवाइज़र के और इस तरह से उनका जॉब चलता है और भी कई सारे थोड़े बहुत काम होते हैं जैसे टाइम-टाइम पर जो अभियान चलते हैं जैसे कि पोषण पखवाड़ा हो गया आपका, पोषण माह हो गया, इसमें विभिन्न गतिविधियाँ कराई जाती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो वहाँ पर भी उनको आगे होना होता है। अपने वार्ड की, अपने जो सेक्टर की कार्यकर्ता होती हैं, उनके माध्यम से वो गतिविधियाँ करवाती हैं। सामूहिक रूप से कह लो या फिर इंडिविजुअल हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में ये कार्यक्रम जो है मनाए जाते हैं, मंगल दिवस मनाए जाते हैं। उनको कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना होता है कि आपको हर मंगलवार को जो मंगल दिवस है वो मनाना है। उपस्थिति सुपरवाइज़र्स भी लेती हैं, सुपरवाइज़र भी जाती हैं कहीं पर हो रहा है, विशेष कुछ हो रहा है जैसे विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, कुछ उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो सुपरवाइज़र भी उसमें जाती हैं और वहाँ पर उसका हिस्सा बनती हैं। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप लोगों में भी एक्साइटमेंट बढ़ी होगी कि जल्दी से हम भी सुपरवाइज़र बने और हम भी ये गतिविधियाँ करवाएँ, हम भी इस जॉब का लाभ लें, हम भी ऐसे ही काम करेंगे। तो सुनकर अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी कि ज़्यादा कुछ कठिन काम नहीं है, अच्छा काम है, मिल-जुल कर करने वाला काम है और महिलाओं को ऐसे काम करने में मज़ा भी आता है। तो अगर आपको काम पसंद आया सुपरवाइज़र का तो लग जाइए तैयारी में और जल्दी से इस जॉब को ले लीजिए। आपको मज़ा आएगा इस जॉब को करने में। और अब आप पूछोगे कि भई जॉब तो अच्छी है लेकिन तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जहाँ से भी कोर्स लिया है, जो भी बुक आपकी है, उसे पहले ख़त्म करो, बिल्कुल फिनिश कर दो, एक-एक चीज़ को अच्छे से समझ लो डिटेल में। इसके बाद फिर आपको रिवीज़न करना है ना, पहले सीखो, फिर रिवीज़न करो और उसके बाद जो है फिर टेस्ट आपको लगाने हैं। तो टेस्ट आपको हर प्लेटफ़ॉर्म पे मिल ही जाएँगे, संडे टू संडे आपको मिलते हैं टेस्ट, वो आप लगाइए, उससे अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। चाहो तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ले लो या ऑफ़लाइन ले लो, जैसे आप लेना चाहो वैसे आप ले सकते हो। इसके साथ ही साथ 199 की मेरे द्वारा भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन डेली आपको करने के लिए दिए जाएँगे अगर आप जुड़ते हो तो। 199 अमाउंट है,
व्हाट्सएप से जुड़ना है और उसके बाद आपको 199 का जो कोर्स है मेरा, जो क्वेश्चंस हैं 150 जो टॉपिक वाइज हम चलते हैं, जैसे अभी हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्लस मैनेजमेंट के कोर्सेज, ये हम 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जब तक एग्ज़ाम हमारा होगा तब तक हम लगभग 10,000 से ऊपर के क्वेश्चन लगा चुके होंगे और तैयारी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ये मुझे बिल्कुल 100% बोल सकती हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पर वैसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, क्योंकि हर आपका जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन लगभग कराए जा रहे हैं, सब आपको रट चुके हैं। इसके बावजूद आपके क्वेश्चन में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, 180 तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो यहाँ मैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ वही क्वेश्चन है जो आपको 180 तक लेके जाने वाले हैं। अगर आपके अभी भी 140, 145, 150 तक ही आ रहे हैं, जहाँ आप डेंजर जोन में हो थोड़े से, तो ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप 180 तक आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहो तो व्हाट्सएप लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, आप उससे जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। जब तक आप कुछ परचेज नहीं करते हो वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और अगर अपनी तैयारी और अच्छी करनी है तो फिर आप पेड जो क्वेश्चंस हैं वो ले सकते हो, जहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस पर डे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।